अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर ऑफ इंटेंट से मुतालिक। लेटर ऑफ इंटेंट आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे स्कॉलरशिप में जो है एक बहुत ही अहमियत का हामिल एक फैक्टर है। और लेटर ऑफ इंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि उसे वो कैसे टैकल करें, कैसे उसे लिखें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एआई और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इस वाले जो पोर्शन है उसको फ़िल करें। तो आज जो है हम लोग डिटेल से इस बारे में गाइड बात करेंगे कि हम लोग इसको किस तरह इफ़ेक्टिवली जो है वो कर सकते हैं और आप लोग जो है वो इसे कैसे सक्सेसफुल जो है वो बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर ऑफ इंटेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है? देखें, आप जब तुर्की बुर्सलारी के पोर्टल पे जब जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन को फ़िल करते हैं और जब आप अप्लाई के सेक्शन में जाते हैं, तो आपसे जब वहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट जहाँ माँगते हैं ना, तो वहाँ पे आप उन्होंने स्पेसिफ़िकली लिखा होता है ये बात कि आप लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट में बताना क्या है। तो वहीं से लेटर ऑफ इंटेंट का जो मकसद है, वो ज़ाहिर हो जाता है और आप लोगों को एक गाइडेंस मिल जाती है कि आप लेटर ऑफ इंटेंट में जो है वो क्या लिखोगे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या आपसे माँगा है, क्या-क्या उन्हें दरकार है लेटर ऑफ इंटेंट में। सबसे पहली चीज़, आपका और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो आपसे पूछते हैं लेटर ऑफ इंटेंट में। दूसरा वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो फ़ील्ड में अप्लाई किया है, वो आपने क्यों सिलेक्ट की है? लाइक आपने वो फ़ील्ड ही क्यों चूज़ की है या आपने वो डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया है या आपने उसी में ही क्यों स्टडी करना है? ये बारे में पूछते हैं और थर्ड कि आप उसे तुर्की में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? लाइक आपको तुर्की में पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा? तो ये 3 चीज़ें हैं जो वो आपसे जो है वो पूछते हैं लेटर ऑफ इंटेंट से मुतालिक। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसे इफ़ेक्टिवली कैसे फ़िल कर सकते हैं, लाइक आप इसे कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं इस वाले मामले को। पहली बात, एआई का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि जो एप्लीकेशन आपकी चेक कर रहे होंगे, जो इवैल्यूएट कर रहे होंगे, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। लाइक आप जो बच्चे हर साल अप्लाई कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से 20-25 हज़ार कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया से 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो लोग जो आप लोगों की एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, वो लोग भी अपने जो फ़ील्ड में है वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम एआई से लिख के जो है वो उन्हें हम पागल बना सकते हैं या हम जो है वो अपने इस वाले जो काम है इसको आसानी से पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों का लेटर जो में एआई जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुई, आप जो मर्ज़ी कर लें, पैराफ्रेज़ कर लें उसको, आप उसका प्लेजरिज़्म चेक कर लें, आप उसमें उसे ह्यूमनाइज़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने एआई से लिखा है वो एआई ही रहेगा और वो उसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। हालाँकि उनके पास एप्लीकेशन में इस तरह के टूल्स भी हो सकते हैं कि जिन एप्लीकेशंस में एआई का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो, वो एप्लीकेशंस को वहीं पे यानी कि वो एक असल जो ह्यूमन है वो उसे चेक ही ना करे, वो एआई जो है उसे कट आउट कर दे और उसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा यानी कि शातिर नहीं समझना खुद को इस मामले में ख़ासकर कि हम लोग जो है वो कोई ऐसी शरारत करें और जो है वो हम स्कॉलरशिप विन कर लें, ऐसी उम्मीद मत लगाइएगा। ये मैं बहुत यानी कि ओपनली आप लोगों को बहुत ही खुले लफ्ज़ों में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाले जो है आपके साथ ये जो एआई वाला मामला है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सेकंड हम बात करते हैं कि आप लोग अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखें, अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है वो ज़हन की दौलत से नवाज़ा है, आप लोगों के पास दिमाग है, आप लोग उसको इस्तेमाल करें। आप लोग जहाँ यानी कि एआई का इस्तेमाल है उसके बजाय अगर आप लोग उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे तो बहुत यानी कि बेहतर होगा, आप लोगों को फ़ायदा इससे मिलेगा। अब आप लोगों ने इसे लिखना कैसे? सबसे पहले तो आपने अपने बताना है कि आप लोग तुर्की में सॉरी, आपने अपना बैकग्राउंड एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो बताना है। अपने इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने अपना नेम, अपना फादर नेम, अपनी एज ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना क्योंकि ये सब आप डिटेल्स आप उनको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हो। अपने नेम से शुरू करें एंड देन डायरेक्ट आप जो है अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर आ जाएँ। आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी उन्हें ऑलरेडी दे चुकी है, तो इसलिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपने ज़्यादा यानी कि बैकग्राउंड पे ज़्यादा तफ़सील से नहीं बताना। आपने उसको टू द पॉइंट रखना है और प्रिसाइज़ रखना है, दैट्स इट। तो आप लोगों ने अपनी एजुकेशन अचीवमेंट्स को थोड़ा-सा हाइलाइट करें, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताने के बाद। उसके बाद आप लोग आ जाएँ कि आप लोग वो फ़ील्ड में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और हालाँकि उस पे ऐतराज़ भी किया जाता है। कल ही मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछ रहा था कि हम लोग क्यों 3-4 फ़ील्ड्स में अप्लाई नहीं कर सकते? तो उसका मैं आप लोगों को अब एक बड़ा क्लियर आंसर देता हूँ। इसे आप थोड़ा खुले ज़हन से सोचें। लेटर ऑफ इंटेंट में आपसे पूछा जाता है
कि आप लोग उस फ़ील्ड में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा आप उस फ़ील्ड को तुर्की में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। अब अगर आप जो है 3 से 4 फ़ील्ड्स को जो है वो अपने उसमें जो आपकी लिस्ट है, सिलेक्शन वाली यूनिवर्सिटीज़ जब जहाँ पे से आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप वहाँ पे 3 से 4 फ़ील्ड्स को प्रेफ़रेंस में रख लेते हैं, अपनी प्रेफ़रेंस में आपने मल्टीपल फ़ील्ड्स रख ली हैं, तो आप उसे लेटर ऑफ इंटेंट में कैसे प्रूव कर पाएँगे? देखिए, जब आप मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पे और आप मेडिसिन को चूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैंने मेडिसिन क्यों पढ़ना है, मेरा क्यों इंटरेस्ट है इस फ़ील्ड में। आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप उसको ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप तुर्की में ही मेडिसिन को क्यों पढ़ना चाहते हैं कि एडवांसमेंट है, ये है, वो है। आप यानी कि इस तरह की बात कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि आपने मल्टीपल फ़ील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है प्रेफ़रेंस के अंदर। अब आप उसे लेटर ऑफ इंटेंट में कैसे प्रूव कर पाएँगे? लाइक आप नहीं कर सकते। आप जब एक यानी कि जो जनरल जो चीज़ है, वो ये कि आप लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो एक एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में होता है, आपका टैलेंट जो है वो एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में होता है, राइट? तो आप लोग अपने टैलेंट को मल्टीपल फ़ील्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? लेकिन ये एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि बिल्कुल इलॉजिकल बन जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम लोग 2 फ़ील्ड्स को कर लें, मेडिसिन के साथ डेंटिस्ट्री को कर लें और ये कर लें, वो कर लें, तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने खुद अपनी 12 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफ़रेंस में 12 की 12 में मेडिसिन को जो है वो रखा हुआ था, दैट्स इट। क्योंकि मैंने पढ़ना ही मेडिसिन था। और आपका जो मकसद है वो लोग ये देखते हैं कि बच्चे का मकसद क्या है? बच्चा सिर्फ़ तुर्की ही आना चाहता है या यानी कि अब्रॉड स्टडी करना चाहता है या वो रियली एक अपने सब्जेक्ट में पैशनेट है या नहीं है? वो लोग आपका पैशन देखना चाह रहे हैं, आप लोगों का अब्रॉड स्टडी करने का ड्रीम पूरा नहीं कर रहे वो लोग। तो इसलिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं 2-4 प्रेफ़रेंस में रख लेता हूँ, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग लेटर ऑफ इंटेंट में उसको बता ही नहीं सकते। जब आप लेटर ऑफ इंटेंट में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपकी एप्लीकेशन में एक फ्लॉ आ जाएगा और आप लोग की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएँगे। तो इसलिए इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि फ़ील्ड्स जो हैं वो आपने बड़े ही ध्यान से जो है वो सेलेक्ट करनी है। अब मिसाल देता हूँ कि एक स्टूडेंट डेंटिस्ट्री में अप्लाई कर रहा है और वो मेडिसिन को भी साथ में प्रेफ़रेंस में रख रहा है, ठीक है? या मेडिसिन में अप्लाई कर रहा है, डेंटिस्ट्री को भी प्रेफ़रेंस में रख रहा है। अब मेडिसिन एक अलग फ़ील्ड है, डेंटिस्ट्री एक अलग फ़ील्ड है, तो वो कैसे अपना जो पैशन है वो दोनों फ़ील्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता है? वो नहीं कर सकता। लाइक मुझे अगर कोई कहे कि मेरा एक लेटर ऑफ इंटेंट लिख के दो और उसमें मैंने 2 फ़ील्ड्स में अपना पैशन एक्सप्रेस करना है, तो मैं नहीं कर सकता। लाइक ऑब्वियसली इंसान का जो माइंडसेट है वो किसी एक डायरेक्शन में होता है, तो वो आपकी यानी कि उससे एक पैशनेट जो आपका जो पैशन है वो ज़ाहिर होता है। क्योंकि 2 कश्तियों में सवार इंसान जो है उसका फिर कोई रास्ता जो है, ना रास्ता और ना ही जो उसका मंज़िल होती है वो तय होती है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गौर से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। थोड़ा बोर हो सकता है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ या डीप जो है वो यानी कि गहराई में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो आप मसला नहीं है, आप यानी कि और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ जो मुझे मेरे करियर काउंसलर ने प्रोवाइड की है और मेरे अपने एक्सपीरियंस में मौजूद है। तो मैंने खुद भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन में अप्लाई किया था, तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन में ही अप्लाई करें अगर आप मेडिसिन में कर रहे हैं तो। अगर आप डेंटिस्ट्री में कर रहे हैं तो सिर्फ़ डेंटिस्ट्री में अप्लाई करें। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ही रखें। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो बहुत ही क्लोज़ फ़ील्ड्स होती हैं लाइक बहुत ही एक-दूसरे से मिलती-जुलती हों, आप उन्हें रख सकते हैं। लाइक आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है या बायोलॉजी की कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं, तो उसमें आप जो है वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने एक फ़ील्ड लॉ की चूज़ किया तो सेकंड फ़ील्ड मेडिसिन की कर लिया, थर्ड फ़ील्ड आपने कंप्यूटर की है और फोर्थ आपने फाइन आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसा करोगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आपने उस तरह से प्रेफ़रेंस सेट करनी है और उसी तरह आपने लेटर ऑफ इंटेंट को लिखना है। अब हम वैसे ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर 2 मौज़ूआत को जो है वो लेके चल रहे हैं। एक आपकी प्रेफ़रेंस वाली बात आ गई जिसको कन्फ्यूजन को मैंने क्लियर किया और दूसरा आपका लेटर ऑफ इंटेंट। अच्छा, थर्ड आपने बात करनी है तुर्की में क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो देखें, तुर्की में पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आप यहाँ के प्रेज़िडेंट को पसंद करते हैं तो आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं या आप तुर्की के ड्रामा देखते हैं और आप उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं तो इसलिए आप तुर्की आना चाहते हो या फिर आप लोग तुर्की से इंस्पायर्ड हो, तुर्की की नेचर आपको अच्छी लगती है या तुर्की के लोग आपको पसंद हैं तो इसलिए आप आना चाहते हो, ये कोई रीज़न नहीं है। ये बहुत जनरल टर्म्स हैं और ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। तो इसलिए आपने अपनी फ़ील्ड से मुतालिक स्पेसिफ़िक बताना है कि आप ये फ़ील्ड
तुर्की में क्यों स्टडी करना चाह रहे हो? तो आपने उसकी रीज़न पेश करनी है। अब हर किसी की रीज़न जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोग जो है वो अपनी फ्यूचर जो है वो उनका इस तुर्की में पढ़ने के बाद उनका ज़रा ब्राइट हो सकता है, तो इसलिए वो पढ़ना चाहते हैं, ये रीज़न हो सकती है। तो इसलिए आपने अपनी जो स्पेसिफ़िक रीज़न है वो बतानी है। अब ये रीज़न एआई से लेने मत बैठ जाइएगा, एआई आपको जो है वो एक जनरल चीज़ें बताता है। वो आपको जो एक ह्यूमन स्पेसिफ़िक चीज़ होती है वो नहीं गाइड करता। तो इसलिए आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो खुद सोचने से ही पता चलेंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और लेटर ऑफ इंटेंट लिखने में आपको आसानी होगी। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो से रिलेवेंट पूछिएगा। सेकंड एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मैं लेटर ऑफ इंटेंट को रिव्यू नहीं करता, ना ही ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। कुछ लोग इवन पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट को रिव्यू करने के लिए वो लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो ना मैं फ्री ना मैं पेड कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर कोई भी प्रोफ़ाइल मेरे नेम से जो है वो आपका लेटर ऑफ इंटेंट रिव्यू करे ऐसा, तो उस स्कैम से बचिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं लाइक मुझे डायरेक्टली भी कि हमारा लेटर ऑफ इंटेंट रिव्यू कर दें, तो मेरी आप लोगों से माज़रत। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं समझता खुद को, परफेक्ट नहीं समझता मैं खुद को, तो इसलिए मैं आप लोगों का लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। और अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।